या सो प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं यार, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा। सो दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले यार देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया हुआ है, और अपकमिंग जो टेस्ट है उसमें सिर्फ 3 लेक्चर्स बेस्ड ही होगा, 16, 17 एंड 18। As I told, 16 का वेटेज काफ़ी कम होगा। मोस्टली द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लेक्चर नंबर 17 एंड 18। सो लेक्चर 17 और 18 आपको बहुत ही thoroughly प्रिपेयर करके रखना है। चले अभी देखते हैं यार, हमने सबसे पहले देखा था यार, ऑर्स्टेड गेव सर्टेन कंडीशंस फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ड्यू टू ऑर्स्टेड हमने बताया कि यार मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती है, वो चीज़ हमने डिस्कस की। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया, राइट हैंड थंब रूल। यार सबसे पहले सभी को याद रखना है, वो याद रखना है राइट हैंड थंब रूल। क्या याद रखना है? राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन चेक करने के लिए। So whenever current is straight in a wire, you will say the magnetic field is in circular motion. So that is very straightforward. अच्छा, अभी क्या होता है, sometimes we do not represent it like this. What we do, we try to express this. Suppose this is a magnetic field, we try to express this in a single plane, in a plane. ठीक है। तो सपोज मैं प्लेन पे देखूंगा, सो व्हाट आई विल फील दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग out out. from inside. Yeah. So for that out, we represent it as a dot with a circle. Dot with a circle. So all the magnetic field left side of this wire will feel like it is coming out, and all the magnetic field right side will feel like it is going into the plane. So we It's a represent circle. it like this. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पक्का टेस्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा। सो आपको क्लियर पता होना चाहिए व्हाट वी मीन बाय दीज रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है द डायरेक्शन इज अबव द प्लेन। ठीक है। और इसका मतलब है इनटू द प्लेन। किसी को ये दोनों चीजों में डाउट है तो बताओ यार, अबव द प्लेन और इनटू द प्लेन में कुछ डाउट? ओके। तो राइट हैंड रूल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोग ये चीजें कर सकते हो। अगर किसी को डाउट आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर भी एक बार रिवाइज करके रखो। थंब रखो वायर की तरफ, और जो फिंगर्स का कर्ल होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो ये चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी थी। उसके बाद अगर बात करें तो फिर मैंने समझाया भी था कि स्पेशल केस, अगर करंट स्ट्रेट है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर करंट लूप सर्कुलर है सो मैग्नेटिक फील्ड को हम इनसाइड दैट सर्कल स्ट्रेट फील कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि ये भी राइट हैंड रूल से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है और करंट कॉइल्स के फॉर्मेट में। फिर हमने ऑर्स्टेड का एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट बताया कि एग्जैक्टली उसने एक कॉइल को ट्रीट कैसे किया ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। तो हमने इस तरीके से कॉइल्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो समझाया कि अगर कोई फिगर में सर्किल ऐसे बना है दैट मीन्स रिंग इज इन दिस प्लेन, और अगर ऐसे ओवल शेप बनी हुई है इट इज रिंग नॉट 3D. एलिप्स, दैट मीन्स इट इज इन 3D परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये दो फिगर देके मैंने ये चीजें समझाए थे, और मैंने ये कराया भी था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं राइट हैंड रूल से। फिर ये मैंने एक ब्रॉड डायग्राम बनाया कि विच इज द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लूप। सो उसमें मैंने बताया दैट अ लूप कैन बिहेव एज अ मैग्नेट आल्सो। ठीक है। सो अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट आल्सो। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। डायरेक्शन तो हमने सीख ली, वैल्यू कैसे निकाले वो चीज हमने सीखी थी। तो ड्यू टू अ मूविंग चार्ज हमने देख लिया था, फॉर्मूला हमारे पास था। फिर वहां पर हमने एक नई चीज पढ़ी थी, नया कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू हमें पता है, और जिस वैल्यू को हम डिफरेंट फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, और उसके की ये वाली वैल्यू हमने याद की थी, μ0/4π। ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल में डायरेक्शन भी देखी थी, और ये चीज बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा हमें देखना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एकदम करंट उल्टा होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और करंट के अकॉर्डिंग हम अपना रूल फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल किया था।
फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हमने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला भी पढ़ा था कि KI/R दोनों थीटा हमें ऐड करने, दोनों का साइन वैल्यूज। फिर हमने उसमें स्पेशल केस भी देखे कि अगर वायर के एक्सिस पे इसे रखा है पॉइंट तो जीरो होगी, अगर इनफाइनाइट वायर है तो कैसे उसका निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है आपको इनफाइनाइट वायर का। अगर सेमी इनफाइनाइट है मतलब वी आर एट द एंड ऑफ दिस वायर, वो इनफाइनाइट है बट हम एक एंड पे ही खड़े हैं, तो दैट मीन्स वी नो दीज एंगल्स और उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए एक सेमी इनफाइनाइट वायर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम इस ड्यू टू स्ट्रेट वायर का स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो पहले कुछ हम स्पेशल पॉइंट सीखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्पेशल पॉइंट्स देखें। अच्छा, वो स्पेशल पॉइंट कुछ ऐसे है यार कि सपोज ये वायर है और ये हमारा पॉइंट है और ये रेफरेंस लाइन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, टॉप पॉइंट, टॉप मतलब बोलते हैं किसे हैं, जो कि वायर का एक ऊपर वाला एंड है, और लोअर पॉइंट किसे बोलते हैं, बॉटम पॉइंट, जो कि नीचे है। ठीक है। अच्छा, आपको याद है कि हमने दो एंगल बताए थे कि टॉप का जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसको नेम दिया था हमने θ1, और बॉटम वाले को नेम दिया था θ2। अच्छा, अभी इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि जब हम यूज करते हैं तो θ1 और θ2 दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। आपने ध्यान दिया है? हाँ। ओके, तो रीजन क्या है कि स्पेशल पॉइंट क्या है वो हम लिखेंगे। इफ टॉप पॉइंट इज above the reference line, above the reference line, सो अगर टॉप पॉइंट रेफरेंस लाइन, ये हमारी क्या है, रेफरेंस, अगर टॉप पॉइंट रेफरेंस से ऊपर है सो पॉजिटिव यूज करेंगे। सो इफ टॉप पॉइंट इज above the reference line, if below or otherwise, θ1 क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, θ1 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ले लेते हैं। सेम हैपेंस विद θ2 आल्सो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, टॉप पॉइंट की जगह अब क्या होगा, बॉटम पॉइंट। सो इफ बॉटम पॉइंट इज बिलो द रेफरेंस, मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अप है तो पॉजिटिव लिखना है और डाउन है तो नेगेटिव लिखना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर टॉप पॉइंट अप है तो पॉजिटिव, बॉटम पॉइंट डाउन है तो पॉजिटिव, अगर उल्टा कुछ हो गया तो फिर हम डिफरेंट यूज करेंगे। सिर्फ बॉटम पॉइंट इज बिलो द रेफरेंस लाइन, ठीक है, अदरवाइज दिस विल बी नेगेटिव। सर इस एंगल का करंट से कुछ रिलेशन नहीं है ना, डायरेक्शन ऑफ बिल्कुल है, बिल्कुल करंट का डायरेक्शन तो यूज करेंगे ही ना, करंट का डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन बताने में काम आता है ना। करंट का यूज कब करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू होगी आउट, वैल्यू निकालने में कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्लियर है, इट इज KI/R sin θ1 sin θ2। डन, सिर्फ प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, उसमें जस्टिफाई करना है कि थीटा कैसा होगा। ठीक है, सपोज मैंने एक वायर बनाई है, आप अच्छे से ध्यान देंगे, हमने एक वायर बनाई है और ये है पॉइंट, बताओ रेफरेंस कैसा होगा, सर θ1 नेगेटिव θ2 पॉजिटिव। वेरी गुड। तो अभी पॉइंट क्या हुआ कि ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, तो बॉटम तो सही है यार, बॉटम तो नीचे ही है, रेफरेंस लाइन से तो नीचे ही है बॉटम, θ2 की कोई टेंशन नहीं है, बट यार θ1 गलती से नीचे आ गया जबकि उसे होना चाहिए था ऊपर।
समझ आया? ओके ओके। ओके, हाँ तो हाँ ये हाँ चीज सर। है, तो इसका मतलब थीटा वन क्या होगा इस बार? नेगेटिव होगा, और थीटा टू तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसका मतलब जो फॉर्मूला यूज होगा बी, वो होगा के आई बाय आर, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा वन एंड पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा टू। एम आई क्लियर और नॉट? Yes. Yes. यस सर। पॉजिटिव करना है कब नेगेटिव? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा यार चीजें। सपोज ये पॉइंट है, अब बताओ रेफरेंस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे करेंगे क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर के होगी, परपेंडिकुलर। लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गई रेफरेंस लाइन। अब बताओ टॉप किसे बोलोगे, बॉटम किसे बोलोगे? टॉप राइट साइड वाला और बॉटम लेफ्ट साइड वाला। ओके, बाय द वे किसी को टॉप या बॉटम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती, टॉप या बॉटम किसी को भी बोल दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चले देखें, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने इसे टॉप बोला है तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है या नीचे? नीचे। नीचे। अरे ऐसे देखेंगे ना, टॉप पॉइंट ऊपर। रेफरेंस ऊपर से है सर। ऊपर है नीचे? ऊपर है, ऊपर। तो थीटा वन हो गया ऊपर, थीटा टू बॉटम पॉइंट, वो कहाँ है? होना चाहिए था नीचे, बट अभी वो कहाँ है? ऊपर। ऊपर है। ऊपर है नेगेटिव। क्लियर? तो थीटा टू क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा वन आएगा पॉजिटिव और थीटा टू आएगा नेगेटिव। सर समझ ये आया? थीटा वन पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि ये लाइन के ऊपर है ना ये एंगल, टॉप पॉइंट हमने इसे माना है, तो ये लाइन से ऊपर है ना एंगल। इसका मतलब अगर ऐसे होगा तो इसको अप बोलेंगे, इसको डाउन बोलेंगे। अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो इसे अप बोल देंगे, इसे डाउन बोल देंगे, ठीक है। ओके। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको टॉप बॉटम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप विदाउट टॉप बॉटम के भी चेक कर सकते हैं, सिमिलर वैल्यूज आएंगी। मतलब मैं एक पूरा सॉल्व करके दिखता हूँ। साइन थीटा वन प्लस का रहेगा और थीटा टू माइनस का रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या बताने वाले थे कि अगर मैं टॉप और बॉटम इसका बदल दूं, समझिएगा, मैं टॉप और बॉटम बदल रहा हूँ सिमिलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, वही है, मैंने सिर्फ टॉप बॉटम बदल दिया। इसको क्या बोल दिया अब हमने? बॉटम, और इसको बोल दिया टॉप। डन। अब देखिएगा, ये होगा एंगल, ये किसका एंगल है? बॉटम का। तो इसे थीटा वन बोलोगे या थीटा टू बोलोगे? थीटा टू। थीटा टू ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टॉप का एंगल है, इसे क्या बोलेंगे? थीटा थीटा वन। वन बोलेंगे, थीटा वन। ठीक है। तो अब देखो क्या है, होगा बॉटम तो नीचे ही है, मतलब थीटा टू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और थीटा वन कैसा होगा? वो टॉप पॉइंट है, वो नीचे आ गया है, तो कैसा नेगेटिव। होगा? नेगेटिव। अब आपको लग रहा होगा सर वैल्यू बदल गई, बट वैल्यू नहीं बदली यार रियल में। क्यों? क्योंकि थीटा वन और थीटा टू बदल गए ना यहाँ पर, हाँ इंटरचेंज हो गए। थीटा ही बदल गया ना, तो एट द एंड चीजें सेम है। मतलब अगर मैं इसे बोलूँ कि ये प्लस 60 डिग्री है और ये माइनस 30 डिग्री है, तो अब तो थीटा टू जो है वो ही 60 डिग्री है ना, तो वो प्लस 60 डिग्री है और ये अभी माइनस 30 डिग्री। तो देखो कुछ बदला क्या? नहीं, कैलकुलेशन अभी भी वैसी ही रहने वाली है। तो मतलब टॉप या बॉटम किसे बोलते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही रहने वाला है। तो ये थोड़ा सर सा स्पेशल पॉइंट था कि थीटा कैसे यूज करना है, इसके लिए हमें केयरफुल रहना है। बताइए। सर मुझे टॉप और बॉटम का समझ में आया, बट ये कैसे डिसाइड करें कि वो लाइन के ऊपर है या नीचे है? मतलब इसको आप ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करके फील कर सकते हैं। मैंने कहा एक एजम्पशन ले लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है व्हेन वी सॉल्व। अगर आप इधर है, आप इसको अप मान रहे हो, तो ये बन जाएगा डाउन। यस सर। लेट से मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो टेंशन मत लो, इसे अप मान लो। समझ आया? आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लॉकवाइज रोटेट करके ऐसे पता चल सकता है हाँ, क्या? पता है क्यों? आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीजें सिमिलर रहती हैं। अगर करंट इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो आप चाहे इसको आप बोलो या इसको आप बोलो, बातें दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब एग्जाम में लेकिन हमेशा जो भी यानी साइड वो है उसी को आप मान लो। अगर ये साइड है तो इसको ही आप मान लो, अगर ऐसे दिया है तो इसको ही आप मान लो। बट एक चीज याद रखना, अगर दोनों साथ में दी है तो फिर अगर एक को आप बोल दिया है तो दूसरे को कंपलसरी क्या बोलना पड़ेगा? डाउन। समझ आया सर क्या? सर आप एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब मैंने ठीक लेट है, ज्वाइन। देखें, अगर मैं बात बताऊं अभी फिर से, तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है कि हमारे पास स्पेशल पॉइंट में हमें ये फार्मूला देखना था कि फार्मूला कैसे यूज होता है। तो फार्मूला यूज करने का पैटर्न एकदम स्ट्रेट है, क्या कि अगर टॉप पॉइंट, यहाँ पे देखें, अगर टॉप पॉइंट ऊपर है रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन। अगर टॉप पॉइंट ऊपर है तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर नीचे है तो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि टॉप है उसे टॉप पे रहना चाहिए। अगर बॉटम वाला नीचे है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, अगर बॉटम वाला अपनी जगह से शिफ्ट हो गया मतलब ऊपर आ गया तो उसे नेगेटिव ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से इसे समझते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ टॉप पॉइंट हमारा रेफरेंस से नीचे आ गया, तो इसलिए हमने उसे नेगेटिव लिया। बॉटम को तो नीचे ही रहना चाहिए, तो बॉटम नीचे ही है मतलब इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर मैंने बताया कि चीज़ें ज़रूरी नहीं है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी दिख सकती हैं, तो अप और डाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी अप बोल सकते हैं, किसी को भी डाउन बोल सकते हैं। ठीक है, सर, तो लेकिन आपका θ1 पॉजिटिव और θ2 नेगेटिव और वाइस वर्सा कैसे आया? ने आपने उसे देखा कैसे कि बॉटम नीचे है, ओके, बॉटम तो ऊपर है? हाँ, चलेगा। तो अभी मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ, ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये जो सब्ट्रैक्शन है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे अप बोल रहे हो या किसे डाउन बोल रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे आपने इसे टॉप बोला और इसे बॉटम बोला, डन। इसे टॉप बोला और इसे बॉटम बोला, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ टॉप और बॉटम कैसे डिसाइड करना है। टॉप और बॉटम करंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। ठीक है, अब टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपर पॉइंट को टॉप पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को बॉटम पॉइंट बोलते हैं। डन, अभी क्लियर रहेगा सबको? ओके सर। ओके, सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो लास्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट इज कॉल्ड टॉप एंड स्टार्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड बॉटम। तो बेसिकली आप करंट की डायरेक्शन से आप जस्टिफाई कर सकते हो। अभी ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये मैंने करंट दे दिया इस क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम बोलेंगे। सर वो जो लास्ट सेकंड एग्जांपल लिया था उसमें समझो हमने टॉप अगर नीचे ले लिया तो रॉन्ग आएगा आंसर। इसमें नहीं सर, वो आपने हॉरिजॉन्टली लिया था ना वायर को। ये वाला ना, नहीं, वर्टिकली लिया था वायर को। नहीं सर, इसके बाद एक एग्जांपल था। ये हाँ हाँ, वही एग्जांपल ये सर। ले लिया तो अब समझो उल्टा उसमें हो सर। जाएगा। करंट के अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम ले आप। ठीक है, टॉप और बॉटम हमेशा किसके अकॉर्डिंग ले? करंट के अकॉर्डिंग। तो अगर करंट ऐसे दी है तो फिर ये गलत हो जाएगा। समझ आया? करंट के अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम ही आप ले, करंट का जो पॉइंट होगा वो। तो यहाँ पर मैं करंट उल्टा कर देता हूँ, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आप इसे टॉप बोलो और इसे बॉटम। डन? हाँ बोलिए। सर, आप θ1 और θ2 पॉजिटिव या नेगेटिव है वो हॉरिजॉन्टल में कैसे डिसाइड करेंगे? हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आपको ये देखना है कि रेफरेंस से इस तरफ अप है या डाउन है। देखिए, एक 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 ही हम प्लान बना लेते हैं। देखो मैंने दोनों क्वेश्चन क्या है, चेंज कर दिए हैं एक्चुअली। अगर मैं चेंज नहीं करूं तो आप स्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं। क्या कि आप एक फंडा फिक्स कर लो,
आप इसको फिक्स कर लो, ये मैं बोल रहा हूं, आप हमेशा लेफ्ट को बोलो अप, डन, और इसको बोलो डाउन, ओके क्लियर। तो अभी बताओ, टॉप पॉइंट अप है मतलब टॉप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर, हाँ ठीक। और थीटा 2 बॉटम है, जबकि हमने लेफ्ट को अप कंसिडर कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो गलत पॉइंट पर है, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो बदल जाएगा एज पर द क्वेश्चन, ओके। डन, ओके सर। हाँ सर। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने अभी प्रीवियसली इनफाइनाइट के फॉर्मूले और बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोग की हेल्प करता हूँ और फिर साथ में दोनों कर लेते हैं, साथ में मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को, बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी कि करना क्या है। अच्छा देखो, एक चीज है, क्या मैं इसे स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर बोल सकता हूँ क्या, नो। नहीं। नहीं। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायर्स, तो मैं बोलूंगा ये वायर नंबर 1 और ये वायर नंबर 2। तो इनडायरेक्टली अगर कभी हो तो बी का जो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ड्यू टू फर्स्ट वायर प्लस बी ड्यू टू सेकंड वायर। सेकंड वायर, ये सबको समझ आया विद प्रॉपर हाँ सर। डायरेक्शन। अच्छा, अब बताओ ड्यू टू वायर नंबर 1, तो ये तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर बन जाएगी ना, हाँ। वायर नंबर 1 क्या होगी, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, क्योंकि एक एंड हमें पता है दूसरा एंड हमें नहीं पता है। तो ड्यू टू वायर 1 डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, बताएं पी पॉइंट पर। सर इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन सबको समझ आई, ये वायर है ये पॉइंट है, क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, थंब इस तरफ, सो फिंगर्स किधर होंगी, इनटू जाएंगी ना यहाँ पर, हाँ ये सबको एक बार फील करना चाहिए प्रॉपर। तो ये आपने करंट होल्ड की, और राइट हैंड में अगर आप फिंगर्स देखोगे तो फिंगर्स इस तरीके से कर्ल हो रही हैं, यहाँ इनटू द प्लेन और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब ये होगा एट पॉइंट पी देखें अगर हम, या एट पॉइंट पी देखें तो B1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनटू द प्लेन, सबको क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, B2 की डायरेक्शन बताओ कहाँ होगी, आउट ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन। पक्का चेक करो अच्छे से, वो भी इनटू ही है सर, वो ये भी भी इनटू है, ही। इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन है सर। अच्छे से करें, थंब करें डाउनवर्ड और सर्किल बनाओ, सो द कर्व विल मूव लाइक दिस, मतलब यहाँ पे आउट आएगा और यहाँ पर इन जाएगा इनटू द प्लेन। सर राइट हैंड से तो आउट होगा ना, मतलब पर अच्छा, अपोजिट थीटा डायरेक्शन में ड्रॉ होगा ना। किया। अरे चेक करो ना राइट हैंड से, थंब डाउनवर्ड, और सर्किल कैसे घूमेगा, इसका मतलब हाँ फिंगर्स का ऐसे ऐसे घूम घूमेगा ना। हाँ नहीं सर, मेरा अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, पता अरे नहीं। राइट हैंड यूज करो, थंब को सर डाउन राइट करो। हैंड यूज किया। अच्छा, ओके ओके, हाँ सॉरी माय सर, मिस्टेक, आपने या थीटा ड्रॉ किया। ये चीज ऐसे आएगा, फिगर थोड़ा रॉन्ग हुआ, ये चीज ऐसे आएगा, हाँ अब हाँ सर मैं, दिस विल हाँ। बी द कर्ल ऑफ फिंगर्स, ओके ठीक है। सो फिंगर्स आर गोइंग टू कर्ल लाइक दिस, मतलब यहाँ पे इनटू द प्लेन और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन। हमसे किस तरफ पूछा है, इधर पे पूछा है ना, हाँ सर सर पूछिए, सर या सर पहला वाला ही करेक्ट था आपका डायग्राम। अरे ये फिगर होगा जो अभी बनाया हुआ है, ये करेक्ट होगा,
समझ आया? पहले आप लोग थंब करो डाउनवर्ड, अब फिंगर्स को फोल्ड करने का ट्राई करो। तो जब आप फिंगर्स फोल्ड करोगे आपकी फिंगर्स इनटू जाएंगी ना इस तरफ। सर आपने बोला भी था कि मतलब करंट डाउनवर्ड है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज एंटी जाएगी। क्लॉकवाइज आप ऐसे क्लॉकवाइज याद भी रख सकते हो कि क्लॉकवाइज होगा अगर करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो या आप थंब करके यूज भी कर सकते हो। सर एक्चुअली वो जो आपने एरो बनाई थी ना सर्कुलर, वो हाँ, उल्टी होनी चाहिए। अरे ये वायर है, अब आपके फिंगर्स अगर मैं कर्ल करूं, सो योर फिंगर्स विल मूव इन दिस कर्ल। ये जो मैंने बनाया है, फिर से मैं बनाता हूं यार, इस टाइप का होगा कर्ल। क्लियर? यहां पर आउट ऑफ द प्लेन आएगा और यहां पर इनटू द प्लेन जाएगा, बस ये पॉइंट है। तो यहां पर भी क्या होगा, इनटू द प्लेन। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। तो एक चीज हो गई कि अब मुझे एरो की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है दोनों सेम डायरेक्शन है, तो क्या होने वाले हैं, जस्ट ऐड होने वाले हैं। सो जो बी नेट आएगा पी पॉइंट पे, वो क्या आएगा, जस्ट B1 प्लस B2। अब यार सर वैल्यू चाहिए हमें B1 B2 की, सर तो वो या सर जरा फिर से बताए ना, मुझे समझ में नहीं आया। ओके ओके, देखें सिचुएशन देखे यार, देखो ये चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा लिंक है यार प्रीवियस लेक्चर से। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने थोड़ा अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता है तो आगे का लेक्चर अच्छे से लिंक नहीं हो पाता है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यार, देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। अगर एक वायर स्ट्रेट है, अच्छे से समझे, अगर ये वायर में करंट अप जा रही है, तो अगर मैं थंब अपवर्ड रखूंगा और अपने फिंगर्स कर्ल करने का ट्राई करूंगा, कर्ल करने का ट्राई, तो वो जो फिंगर्स का कर्ल है वो कैसा फील होगा, इस टाइप का फील देगा, इस टाइप का फील होगा उस कर्ल का। इसका मतलब अगर मैं इधर पे प्लेन पे देखूंगा तो वो इनटू द प्लेन फील होगा, और इधर पे देखूंगा तो कैसा फील होगा, कि वो बाहर आ रहा है। आउट इसका ऑफ द मतलब है प्लेन। इनटू और इसका मतलब है आउटवर्ड। ये स्टैंडर्ड है। सेम चीज अगर उल्टा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर करंट डाउन है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको फील आएगा कि इनटू जा रहा है, और इस तरफ फील आएगा कि आउट आ रहा है। ये चीजें मैंने याद भी कराई थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद भी रखनी है। अच्छा, एक चीज और यूज कर सकते हैं। आपको याद है मैंने बताया था कि अगर सेंस ऑफ करंट चेंज नहीं हुआ, बताओ करंट अगर दो वायर्स में ऐसे फ्लो हो रही है, सेंस क्या है करंट का, करंट का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर हाँ क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हाँ आएगी, इनटू। इनटू द प्लेन आएगी ना। तो ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ठीक है ये डायरेक्ट की अभी जरूरत नहीं है, हाँ हम सेपरेटली दोनों को अलग अलग जज करेंगे। अब यार पॉइंट है फॉर्मूला यूज करने का, बी नेट का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो आप बताओ यार फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है और ये, तो पहले हमें देखना पड़ेगा रेफरेंस लाइन, तो ये रेफरेंस लाइन हो गई है। अब क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन पर एंगल बनाते हैं। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2। थीटा 45 डिग्री, हाँ। बिकॉज कंसिडर करना है कि एकदम मिडिल से जा रहा है, तो ये 45 डिग्री कंसिडर करना है आपको। तो ये 45 डिग्री, और दूसरा कितना हो जाएगा, बिकॉज ये इनफाइनाइट है मतलब 90 डिग्री। क्लियर? हाँ सर, अच्छा, सेमी इनफाइनाइट वायर। हाँ, और अगर हम इस वायर पे देखें तो सिमिलर चीज हमें यहाँ पर भी मिल रही है। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना इनफाइनाइट वायर है तो 90 डिग्री। डन। तो
तो अगर मैं देखूं तो दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर आंसर आ रहा है ना, दोनों ही वायर सेम है, सिमिलर केस है, 45 और 90 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, दोनों सिमिलर हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर? किसी एक का बी, तो वो बी कैसे लिखते हैं, के आई बाय आर आर इंटू साइन साइन थीटा 45 sin डिग्री 1 थीटा प्लस साइन 90। 90 90 डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट आंसर आ जाएगा हमारा। 2 इंटू के आई बाय आर की जगह क्या है, डी है, साइन 45 मतलब 1/√2 प्लस साइन 90 मतलब 1। तो इस टाइप का आंसर आपको मिलेगा। फिर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों, क्योंकि के की वैल्यू दे देता है। तो मैंने बताया था कि के की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय डी। तो ये भी हमसे पूछ सकता है इस वैल्यू के फॉर्मेट में भी। तो हमें प्रिपेयर रहना है कि 2 कैंसिल आउट हो गया और म्यू नॉट के फॉर्मेट में भी हम आंसर दे सकते हैं। सो आंसर सर विल बी आपने डी म्यू क्यों नॉट लिया? क्या, आपने डी क्यों लिया ऐसे? वो डी गिवन क्वेश्चन में डी दे दिया है ना, डिस्टेंस डी। हाँ। ठीक है, सो आर को सर हमें फिर पाई वहां की पे, वैल्यू क्या लेते हैं ऐसे क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में देगा आई कितना एम्पियर है, नहीं, पाई पाई क्या पाई पाई की वैल्यू 3.14 जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, जरूरत नहीं पड़ती आंसर है सर पाई में यूजुअली। रखना है ना? हाँ, आंसर्स पाई में ही रहते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि आंसर में पाई नहीं है, सो यूज द वैल्यू 3.14। बट फिर 3.14 क्यों यूज करोगे, यूज डायरेक्टली दिस ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या होती है इसकी वैल्यू, 10⁻⁷। -7। तो ये डायरेक्ट यूज करेंगे ना, हम क्यों पाई यूज करेंगे अलग से। ठीक है, हाँ सर। हम्म, चलिए। तो ये था एक थोड़ा सा एग्जांपल जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट में जल्दी से कर सकते हैं। सो आपको जल्दी से अभी सॉल्व करने का हैबिट डालना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है बट आपको थोड़ा जल्दी से आंसर करना है कि क्या होगा आंसर। ये एक स्क्वायर रूप है लेंथ एल का और इस पे करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस। ठीक है, ये इनवर्स मान लेते हैं, करंट इसमें फ्लो हो रही है इस तरीके से। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, तो अभी एक चीज समझ में आ गई होगी कि सारी वायर्स की वजह से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा सर, 2 वायर्स का इनवर्ड होगा, 2 वायर्स अरे का नहीं नहीं आउटवर्ड। नहीं, क्या बोल रहे हो यार, सारे हाँ सर। वायर्स सर की वजह सबका से ऐड ही होने एक ही वाला है नेचर होने वाला है। और आउट ऑफ द प्लेन होगा। देख रहे हो, अब करंट ऐसे सर्किल में घूम रही है, और समझ आया अब सबको। सर हर एक वायर हाँ, का इंडिविजुअली फाइंड करेंगे ना? हाँ, हर एक वायर का इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, बट 4 देखो हर एक टाइम्स। वायर का घूम रहा है ना, तो सबका सेम है, स्क्वायर है, ऑल वायर इज सेम। अभी एक वायर का देख लेते हैं पहले, एक वायर का यहाँ पर बना लेते हैं एंगल्स। तो आपको पता है अगर ये स्क्वायर होता है तो कितना कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। हाँ पूरा 90 होगा, 45। ये कितने होंगे 45। ठीक, अब यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल 4 वायर्स का ऐड होने वाला है। तो करंट कैसी फील दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बी का डायरेक्शन कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। और आंसर देखना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ एक की मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे लिखते थे, के आई बाई आई बाय आर। आर, आर यहाँ कितना आर होगा यहाँ एल पर, एल एल होगा, अरे यार L/2। L/2 देख रहे हैं, इनटू साइन
45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। समझ आया? हाँ सर। हाँ तो इसका मैं अभी पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दिया है कि हमें पता है 4 वायर्स का ऐड होगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ तो ये पार्ट नंबर सर ये 2 ऐसे हमारा है। रिमेम्बर करना है फॉर्मूला जैसे? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो एग्जाम पे सॉल्व करेंगे ना अपन। ठीक है, ये जस्ट क्विक पर्सपेक्टिव बताया कि कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। याद सिर्फ आपको लाइन करना है, एक लाइन का पूरा फॉर्मूला बस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला। फिर आपको चेक करना पड़ेगा थीटा 1 थीटा 2 क्या है। ओके, चलिए तो अब थर्ड केस पे आते हैं। लास्ट हमने जो सेकंड केस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अभी हम थर्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, मतलब एक सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ सकती है। मतलब क्या इसका देखें, जरूरी थोड़ा ना है कि वायर ऑलवेज स्ट्रेट हो सकता है वायर किसी एक सर्कल का पार्ट हो, आर्क हो किसी सर्कल का, मतलब कुछ इस टाइप बोल सकते हैं। क्लियर है यार? हाँ ये आर्क है। अच्छा, तो आर्क के केस में हम लेंथ नहीं देखते हैं, अगर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या देखते हैं, ये एंगल, ये एंगल कितना है। डन। सो एट सेंटर बी का फॉर्मूला हो जाता है के आई बाय आर, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है आर, इनटू एक इंपॉर्टेंट चीज ये थीटा। तो वहां पर जहां पर स्ट्रेट थी वहां पे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली थीटा। बट एक प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए थीटा कभी अकेले रहता है तो डिग्री में नहीं लिखते हैं, इसे किस में रखेंगे, रेडियन। रेडियन। और अगर किसी को टेंशन हो तो मैं बता दूं, एंगल इन डिग्री अगर हम डिग्री में क्या करें, इंटू पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करें, मतलब 180 का डिवाइड और पाई का मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाता है, रेडियन। रेडियन में। और मैंने बोला था कॉमन सेंस भी याद रखो कि पाई 180 डिग्री रेडियन का यानी मतलब यस 1 पाई। 180 डिग्री। सो एक कॉमन सेंस याद रखो दैट 180 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई रेडियन। या फिर 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा फिर, पाई बाय पाया बाय पाई 2। बाय पाई 2 बाय 2, रेडियन। 45 पाई बाय 4। हाँ, तो इस तरीके से हम गेस कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला था, सबको समझ आ गया क्या हाँ सर्कुलर आर्क का। अच्छा, अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, लाइक सेमी सर्कल। सर वो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल है ना, मतलब सेंटर हाँ, ऑफ द एट द रिंग टाइप। सेंटर ओनली, ये सेंटर पे ही कैलकुलेशन है। तो सेमी सर्कल के लिए देख लेते हैं सेंटर पे कितनी हो जाएगी। तो सपोज एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस है आर और इस पे कुछ करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी एट सेंटर कितना होगा, बताओ थीटा कितना होगा, 180। 180 डिग्री। सो दिस आर्क इज 180 डिग्री। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 180 नहीं लिखेंगे हम, ये हो जाएगा के आई बाय आर इंटू थीटा, क्या लिखेंगे, पाई। पाई। ठीक है, थीटा इज 180 डिग्री जिसे हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। समझ सर आया उसे सबको? दूसरे पॉइंट्स पे नहीं निकाल सकते, बस नहीं, सेंटर। दूसरे पॉइंट पे टफ हो जाएगा, हम सिर्फ सेंटर पे ही निकालते हैं। के को लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 पाई। आई बाय आर, और ये पाई, तो कि हमने म्यू नॉट बाई पाई क्यों लिखा, जिससे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाए, तो आपको थोड़ा इजी भी दिखने लगे फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर, किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। समझ आया? हाँ हाँ। सर। अच्छा,
सेमी सर्किल है मतलब कंप्लीट रिंग भी हो सकती है। हाँ कंप्लीट सर्किल या फिर रिंग के लिए देखें, रिंग के सेंटर पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये आर रेडियस का है, बताओ अगर पूरी रिंग है तो एंगल कितना बनेगा। 360 360 Yeah. म्यू नॉट 360 आई बाय 2 या तो दिस R. इज 360 डिग्री, दैट मीन्स इट इज 2 पाई। तो एट सेंटर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं फिर से लिखता हूँ के आई बाय आर इंटू 2 पाई। ठीक है, और K का फॉर्मूला लिख देते हैं। K का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट म्यू नॉट बाय 4 बाय पाई इंटू आर 4 पाई इंटू आर आई, और ये 2 पाई, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो B का आंसर क्या आएगा, आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर। 2R। और ये मैं आपको बता रहा था कि ये कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या होती है कि देखो इस रिंग के फॉर्मूले में नीचे पाए नहीं है, और जबकि इनफाइनाइट वायर के फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद है, हाँ किसी सर। को याद है इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रिंग में ही ये 2 पाई आर लिख देते हैं, ये किसके लिए फॉर्मूला है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर के लिए, और रिंग के लिए फॉर्मूले में क्या पाए नहीं है। तो थोड़ा केयरफुल रहना। समझ आया यार सबको। यस सर। हाँ ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। चले, तो ये सॉल्व करना है यार, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले देखो यार एलिमेंट कितने हैं। अगर मैं देखूं तो बी टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, B1 B2 और B3। कितने एलिमेंट है, ये है एलिमेंट नंबर 1, ये है एलिमेंट नंबर 2 और ये है एलिमेंट नंबर 3, और तीनों के वजह से हमें लिखना है। ठीक है, तो अब मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। चले नीरल, आप बताइए, ड्यू टू वायर नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पे। नीरल आंसर करें, हाँ सर। बताएं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 कितनी होगी ड्यू टू वायर 1। सर सेमी इनफाइनाइट वायर जितने, मतलब के आई बाय आर। अच्छा, तो ये बात होती है, इससे पता चलता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर बिल्कुल रीड नहीं किया। बताओ क्या आपने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया था बिफोर दिस लेक्चर। नहीं सर। तो बेटा यार मैं बाकी सब लोग को भी बता रहा हूँ, अगर प्रीवियस लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। बताया था अगर एक वायर ऐसे है और उसके ही एक्सिस में कभी भी देखोगे तो कोई भी एंगल नहीं मेजर होगा ना। एंगल तो इस तरफ मेजर करते हैं ना, अगर यहाँ कहीं होता तब एंगल आता ना। अगर वो यहीं पर है तो एंगल क्या आएंगे, सारे 0 जीरो आएंगे। तो ये बात याद रखनी है, इन द एक्सिस ऑफ वायर क्या आता है, जीरो। तो इसका मतलब फॉर दिस वायर नंबर 1, ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पर है, एक्सिस में है। समझ आया। वायर नंबर 2 के लिए भी ये पॉइंट एक्सिस में है। तो ये समझ आया कि B1 भी होगा 0 और B3 भी होगा 0। क्लियर है, हाँ सर। बिकॉज P इज इन द एक्सिस।
ऑफ वायर। चले, तो ये हो गया। बाकी बचा कौन? B2 बचा यार। B2 मतलब क्या है? एक आर्क है ना। जल्दी से बताओ आर्क का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने? mu naught by क्या है? बाय बाय आर इंटू आर इंटू क्या बाय आर थीटा। डिग्री इनटू थीटा कितना होगा? डिग्री इन रेडियन। degree. तो कितना डिग्री में कितना है ये आर्क? 3/2। आर्क जो है वो है 270 डिग्री। और इस तरह फील करो 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। हाँ, मतलब कितना हुआ? 90 को कितना लिखते 3/2 हैं? पाई। 3/2 pi. पाई बाय 2। Pi. सो इट इज 3 पाई बाय 2। समझ आया? के को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय सर 4 3 पाई म्यू आर। नॉट आई बाय 8r। या सो इट इज 3 पाई बाय 2। तो फाइनल आंसर विल बी, it will be 3/8 म्यू नॉट आई बाय आर। समझ आया सबको? बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? तो No. पक्का आर्क और ये दोनों चीजें समझ आ गई सबको? हाँ. हाँ सर। ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चले, तो थर्ड पॉइंट हमने ड्यू टू इन सर्कुलर आर्क डिस्कस कर लिया है। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट देन। ओके, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है इसकी लेंथ इसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड क्या होता है मैं ऑलरेडी बताता हूँ। सोलेनॉइड होता है वायर्स का लूप। ठीक है, लाइक अ स्प्रिंग। सो वायर्स जब किसी कोर पे लाइक अ स्प्रिंग रैप कर दी जाती हैं, so that structure is called solenoid. डन। और ये काफी बड़ा है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लॉन्ग सोलेनॉइड डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, तो अब इसमें दो बातें होंगी। कैसे? एक तो सोलेनॉइड जैसे मैंने अभी बनाया, इसमें देखो करंट अगर ऐसे आई तो बताओ सर्किल में अंदर जाएगी पहले हाँ, और फिर अप आएगी। सबको ये समझ आया? हाँ. डायरेक्शन करंट की समझ आई? ओके, फिर ये नेक्स्ट लूप में जाएगी, फिर डाउन आएगी और फिर ये अप आएगा। समझ आया सारे लूप में? सबको करंट समझ में आई जो मैंने ड्रॉ हाँ की? सर। ओके। सर यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट के अपोजिट जा रही है। हाँ, अगर मैं बात करूं राइट साइड से, अगर मैं देखूं बीइंग फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, बताओ आपको करंट कैसी दिखेगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? राइट साइड से देखना है, मतलब यहाँ पे खड़े हो आप। Anti-clockwise. ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, कैसे दिखेगा आपको? एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ आया? हाँ सर. सबको दिखा ना यार? करंट ऐसे आ रही है यार, करंट ऐसे बाहर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर करंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? टूवर्ड्स द पर्सन होगी या इनसाइड होगी? इनसाइड। यार Towards कि the अब तो समझ ही जाओ यार। राइट Towards the हैंड रूल person. फिर से बना देता हूँ यार, फिर से बना देता हूँ आप लोग के लिए। राइट हैंड रूल याद करो भाई। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनटू। इनसाइड। into और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है Out of the plane. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर out of the होगी plane आउट होगी। ऑफ द प्लेन। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो अगर करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनटू या आउट? सॉरी, Out. क्लॉकवाइज है, माय मिस्टेक। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ है? From right side. राइट साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज कौन बोल रहा था? समझ आया? क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? अरे लेफ्ट होगी या राइट होगी ये बताओ? Left
लेफ्ट। समझ आया ये कैसे? राउंड होगी। हाँ सर। क्लॉकवाइज है मतलब इनटू द प्लेन। क्लियर? मतलब किस तरफ होगी? लेफ्ट तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिखने वाली है वो कुछ ऐसे दिखेगी। समझ आया? हाँ सर। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। अब एक और फिगर बनाता हूं इसका उल्टा। अभी समझ गए होगे, अगर इसमें करंट जाएगी तो लूप टूवर्ड्स में द किस पथ। तरीके से जाएगी? ऐसे जाएगी और ऐसे घूम के आएगी। समझ आया? तो अगर राइट साइड से आप देखोगे तो करंट कैसी दिखेगी आपको? एंटी क्लॉक। clockwise. एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीइंग एट राइट साइड। सर हमेशा राइट साइड से व्यू करते हैं। अरे लेफ्ट से कर लो, आंसर वही आएगा। चलो लेफ्ट से कर लेते हैं। चलो इसको लेफ्ट से कर लो। लेफ्ट से कैसा दिखेगा आपको? अगर मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ तो ये चीज जो कि क्लॉकवाइज थी आपको कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। नहीं समझ ठीक है? में आया सर मुझे। अरे भाई ये एक लूप है, एंटी समझना। क्लॉक। ये क्लॉकवाइज करंट जा रही है। अगर इधर से देखोगे सर तो क्लॉकवाइज दिख रही है ना। अगर इधर खड़े होके देखोगे तो तुम्हारे लिए तो लूप कुछ ऐसा है, मतलब अगर आप फील करोगे तो आपके लिए करंट ऐसे दिखेगी। अगर लेफ्ट से देखोगे, राइट से देखोगे हाँ तब हाँ ऐसी हाँ दिखेगी ना। इसको ऐसे फील हाँ करो। सर। अभी मैं ये स्क्रीन के ऊपर से देखूंगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर सोचो मैं पीछे बैठा हूं तो मुझे यही चीज उल्टा जाती हुई दिखेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है? आउट ऑफ द प्लेन होती है। मतलब अभी भी तो बी बाहर ही आएगी ना। तो कैसे भी देखो बी वही आने वाला है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक फिक्स कर दिया है कि आप लोग राइट साइड से ही देखा करो। ठीक है, चलो तो आई कितना सर है? एंटी क्लॉकवाइज सर जाओ। हमेशा ये फिक्स है कि करंट लेफ्ट से होगी। नहीं यार, इधर से हो जाएगी तो बदल जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सर। ठीक है, आप इधर से करंट डालोगे तो उल्टा दिखेगी, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डन? यस सर। भाई जैसे करंट रहेगा वैसा उल्टा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो अगर मैं राइट साइड से देखूंगा तो करंट कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ। थंब किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ। क्लियर है यार सबको? हाँ सर। Yes. अच्छा, अब मैं बनाता हूँ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है एक सोलेनॉइड के अंदर। ये तो मैंने जस्ट बताया, लेफ्ट राइट चेक करना। लेफ्ट राइट समझ आया? हाँ सर। sir. ओके, अब बनाते हैं पूरी मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक सोलेनॉइड के पास कैसे मैग्नेटिक फील्ड दिखती है? तो एक सोलेनॉइड के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, लेट से मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम की है, इसे मैंने स्ट्रेट बोला है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है। अब सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? यहाँ तक ठीक है, इसके बाद तेजी से कम होती है। ठीक है, मतलब बाहर जाते ही ऐसा ओपनली इतना तेजी से डिस्पर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही ज्यादा फास्ट। ठीक है, मतलब बहुत ही फास्ट डिस्पर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैंने पैटर्न यहाँ पर बना दिया आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लेट से किसी कंडीशन में किस तरफ है, तो आपको एग्जैक्टली कैसे दिखने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। सर तो समझ फिर आया सबको? सोलेनॉइड के बाहर बहुत कम यानी बाहर मैग्नेटिक बहुत फील्ड। कम होती है, बहुत डेंसिटी कम होती है। अंदर सोचो 50 है और बाहर तुरंत 50 डिस्पर्स हो गई तुरंत, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाती है, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहती। तो इसका मतलब तीन चीजें आपको याद रखनी है। बी आउट कितनी होती है? नियरली जीरो, बिल्कुल होती ही नहीं है। ये अंदर कहीं पे भी मान लेते हैं ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है, अंदर हर पॉइंट पे क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? सेम। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इनसाइड। इसीलिए इस सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। इनसाइड द सोलेनॉइड at all points magnetic field is uniform. Is uniform और सेम। यूनिफॉर्म मीन्स सेम। समझ आया सबको? तो यहाँ पे साइड पे लिख भी सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए, एट बी, एट सी, सारी चीज क्या होंगी? सेम होंगी। सर बी मैक्स होगा ना वो? हाँ बी मैक्स होगा, नहीं तीन सारी सेम होंगी, बी बोलो, ए बोलो, सी बोलो, सब फुल होंगी। इनसाइड बिल्कुल सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर लास्ट पॉइंट या और सर अभी ये सोलेनॉइड यूनिफॉर्म है, ये नेसेसरी है क्या? मतलब अभी जो सर्कल्स बनाए वायर से, उनका मतलब अभी सरकमफेरेंस सेम मान के चल रहे, बट वो सोलेनॉइड अगर मतलब जैसे जैसे आगे चलते गए वो सर्कल्स का सरकमफेरेंस कम होता गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सरकमफ्रेंस अगर बदलता गया, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो फ्लक्स है वो बदल जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज होती है फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस, वो बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी। मतलब आप ये बोल रहे हो ना सोलेनॉइड ऐसा है? हाँ सर। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 रहेंगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो गई? ज्यादा डेंस हो गई। क्लियर? यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। बट जो वैल्यू है बी की, अमाउंट, वो सेम रहेगा। यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50। तो क्या चीज बदल जाता है? एक नई चीज हम देखेंगे, फ्लक्स। अभी नहीं, हम 2 लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे। तो वहां पर मैं बताऊंगा कि वो डिपेंड करता है एरिया पे। अभी इस एरिया से इतनी 50 जा रही है, मतलब यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है? खैर अभी ये जरूरत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ समझना है कि सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई टेंशन नहीं होने वाली। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट क्या था? एंड पॉइंट पे अगर देखें, एज पे, ठीक है, एंड पॉइंट पे, तो एंड पॉइंट पे क्या होगा? ये एंड। तो बी जो एंड पॉइंट पे होता है, इट इज हाफ ऑफ द बी इनसाइड। मतलब इतनी तेजी से ये मूव होती है मैग्नेटिक फील्ड कि नियरली हाफ बचती है एंड में आने तक, क्योंकि उसे ओपन मिल जाता है ना एरिया। तो इतना तेजी से डिस्पर्स होती है कि यहाँ पर हाफ बचती है जस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बी एट एंड पॉइंट। समझ आया रे? सर या सर वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी तेजी से क्यों कम होती है? एरिया उसे ओपन मिल जाता है ना, यहाँ एंड पे सीधा खत्म हो जाता है। अभी मटेरियल के अंदर चल रहा था, अभी फुल्ली मूव करने लगा। क्लियर? सो नियरली हाफ बचती है यहाँ पर, बाकी डिस्पर्स हो जाती है। ओके? हाँ सर। अच्छा, अब हम वैल्यू की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बी का म्यू नॉट एन आई। अच्छा, अब पॉइंट है कि म्यू नॉट कैसे फाइंड करेंगे? कोई बताएगा म्यू नॉट कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता था कि म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है? सर जी किस 10⁻⁷ -7। तो म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई इंटू
10 to the power -7। समझ आया? हाँ सर। अच्छा, ये जो स्मॉल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यार। आए तो हमें करंट पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? सपोज suppose 500 turns in 40 centimeter long solenoid। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 8 turns in 1 centimeter स्मॉल long। एंड 500 by 40। 40। सो कितना आ सर वो जाएगा ये? मीटर में रखना होता है। हाँ, तो इसलिए हमें यहाँ पर गलती होगी कि ये सेंटीमीटर में नहीं रखना है, क्योंकि ये एमकेएस यूनिट है ना। हाँ, तो इसलिए हमें याद रखना है कि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्या करना है हमें? इंस्टेड n इज इक्वल टू लिखना है 500 500 by 40 into 100 यानी 0.4। ऊपर। Clear? So this will be 5000 divided by 4, this many tons per meter। समझ आया? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड करें, कितना? 1250। 1250 टर्न्स पर मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को n में? नहीं सर। पक्का ना? अच्छा, तो ये याद रहेगा पक्का, ये वाला फॉर्मूला। ये b इनसाइड है एक्चुअली। ये b कहाँ पर है? इनसाइड है। इनसाइड सारे पॉइंट पे सेम रहता है ना, तो इसलिए सेपरेटली लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट सोलेनॉइड में? नो सर। अच्छा, अब यार एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट देखें। अच्छा, सपोज ये एक सिंगल लूप है। ये क्या है? एक आर रेडियस का 1 लूप है। तो बताओ बी का फॉर्मूला क्या होगा? अरे अभी बताया था ना बी का फॉर्मूला लूप के लिए। म्यू नॉट आई ये आता है, ठीक है। क्या आता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। अब सोचो यहाँ पर सेम रेडियस के बहुत सारे वायर रख दें। दिस इज अ बंडल ऑफ वायर्स। क्लियर? और करंट कितनी जा रही है? आई। किसी एक वायर में करंट कितनी जा रही है? आई। तो अब ये बताओ यार आप लोग, क्या ये सोलेनॉइड है क्या? हाँ सर। अरे नहीं भाई, सोलेनॉइड नहीं है। सोलेनॉइड की लेंथ भी होती है कुछ। लेंथ भी होती है, बस यही बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये यूज नहीं करने लग जाना। सर समझ लेकिन आया कि इसमें सबको? n टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2r कर सकते हैं, जिसमें n की नंबर ऑफ अगर मैं यहाँ पे n लूप्स बोल रहा हूँ, हाँ तो इसका मतलब ये होगा कि यार n लूप्स का पावर वहां पे दिखेगा ना पूरे। हाँ B विल बी n टाइम्स ऑफ म्यू म्यू नॉट नॉट बाई I बाय 2r। समझ आया सबको? हाँ तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि इस बंडल को कंफ्यूज मत हो जाना सोलेनॉइड से कि सर 500 लूप्स है, लेंथ नहीं दी हुई है। लेंथ नहीं दी हुई है तो सोलेनॉइड है ही नहीं है। क्या है ये? लूप है। क्लियर? सबको सोलेनॉइड ओके? अच्छा, एक और स्पेशल पॉइंट। एक और टर्म होता है टॉरॉइड।
कंफ्यूज नहीं होना है, ये सोलेनॉइड ही है। टोरॉइड मतलब क्या है? सोलेनॉइड ही है, थोड़ा स्टाइलिश सोलेनॉइड है। ये हो गया क्या अपना सोलेनॉइड। ये हो गया अपना सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड को क्या करें, घुमा दें, कुछ कैसे घुमा दें, कुछ इस तरीके से घुमा दें। टोरस के शेप में सर, टोरस के शेप में। हाँ, बेसिकली इसे एक सर्कल बना दें अगर हम, तो इसका नेम हो जाता है टोरॉइड देन। अच्छा, तो यार अगर हमने टोरॉइड बना दिया सोलेनॉइड को घुमा के, समझ में यार सबको, इनको पकड़ के क्या कर दिया कि स्प्रिंग का सर्कल बना दिया। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी क्या? नहीं, अंदर ही होगा। क्यों? नहीं। क्योंकि वो ये नहीं। पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ यहाँ तो रहती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी ये जीरो होगी, बाहर भी बी जीरो होगी, सिर्फ बी कहाँ पे रहेगी? अंदर, इनसाइड रहेगी सिर्फ बी। समझ आया? अच्छा, सर या सर सोलेनॉइड की लेंथ टॉरॉइड की लेंथ 2πr के फॉर्मेट में रहेगी ना? 2πr के फॉर्मेट में रहेगी। तो इसलिए टोरॉइड में पता है क्या होता है? टोरॉइड में स्मॉल एन गिवन ही नहीं होता है। यूजुअली स्मॉल एन इज नॉट गिवन। तो हम क्या करते हैं? फुल लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स और लूप्स। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट एन आई था। हाँ, यहां पर हम क्या यूज करेंगे? एन मतलब क्या होता है? एन मतलब होता है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? अच्छा बताओ, यहां पर लेंथ कितनी होगी? 2πr। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टोरॉइड के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। टोरॉइड का आपको ऐसे ही याद रख लेना है। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाय 2πr। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा था दोनों स्पेशल पॉइंट से, इसको देख रहे हो? सब ध्यान देना यार, इसको देख रहे हो? नीचे हाँ। पाए है, अब इसको देखो, पाए है क्या? अरे समझो, इसमें पाए है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि टोरॉइड ये रिंग वाला है, ये पे एकदम अलग चीज है। इसके सेंटर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके कहाँ है? इनसाइड द कोर है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हाँ सर। तो यार मैं फिर से बता रहा हूँ, आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट रिवाइज नहीं करेगा उसको तो याद नहीं रहने वाला। एकदम न्यू है, सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू है ये। ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, सबके लिए एकदम न्यू है। जो स्टूडेंट इसे रिवाइज करके अच्छे से याद रखेगा उसको ही याद रहने वाली हैं चीजें। चले, तो यार सोलेनॉइड और टोरॉइड तक क्लियर है सबको? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी को कोई टेंशन कि बी के क्या क्या फॉर्मूले हैं? सबको सब समझ में आ गए? हाँ। हाँ ओके, चले। तो अभी तक हमने चैप्टर में 3 पार्ट पढ़े हैं। देखें, अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखूं तो 2 पार्ट हो चुके हैं। पहला क्या था? सिंपल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। क्लियर? नंबर 2, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बी की वैल्यू फाइंड कर ली। डन। अब थर्ड पार्ट है फोर्सेस। मतलब आपको याद है मैंने बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसमें चार्ज रख देते हैं तो उसको फोर्स लगने लगता है ना, हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है। और मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ये फोर्स फील करेगा ना, पुश फील करेगा। हाँ। ठीक। तो उस तरीके से मैग्नेट के पास अगर आप चार्ज रख दो, मतलब एक मैग्नेट ले लो और यहाँ पे एक वायर रख दो, तो इस वायर में क्या लगने लगेगा?
फोर्स लगने लगेगा, ये वायर भी रिपेल होने लगेगी। समझ आया? हाँ सर। अच्छा, तो वो अब हमें देखना है कि किस पे कितना फोर्सेस लगता है। समझ आया सबको? मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर सीखते हैं, याद करेंगे। हमें क्या पढ़ना है? फोर्सेस, फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हाँ सर। या तो फिर से वही सारी चीजें आएंगी जो जो हमने अभी पढ़ ली। किस पे कितना फोर्स लगेगा? नंबर 1, ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा? तो यार देखो, सपोज एक चार्ज आ रहा है इधर v स्पीड से, ये क्या है? कोई q चार्ज है, बट ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मतलब लेट से यहाँ इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस क्या बताता है हमें? इनटू द इनटू द प्लेन। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनटू द प्लेन है। तो बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला है, दैट फोर्स विल बी q v b sin थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा? सर बी दिया होगा या भाई निकालना? देगा ही, अगर सॉल्व करवाना है क्वेश्चन आपसे तो देगा ही। अब आप मुझे बताओ थीटा क्या चीज है यहाँ? क्या लगता है कौन सी दो चीज है जिनके बीच का एंगल हो सकता है ये? सर एक तो है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो। v और एक b, दो ही लोग तो है ना इस फॉर्मूले में, हाँ क्योंकि हाँ। थोड़े ना होती है। तो इसका मतलब वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। एंड b। डन? सबको हाँ समझ आया? सर बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना? या b मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो है इनटू द प्लेन, और v चल रहा है स्ट्रेट। बताओ b इस क्वेश्चन के लिए एंगल कितना होगा? 90। 90 डिग्री। डन? अच्छा, तो यार फॉर्मूले में कोई टेंशन नहीं है। अभी फॉर दिस क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा, अब यार एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं। सोचो अगर पार्टिकल चार्ज एट रेस्ट है, फोर्स लगेगा क्या? नहीं। क्या नहीं। हो जाएगा? जीरो। तो भाई अगर v जीरो हो गया तो एफ बी क्या होगा? जीरो। जीरो। क्लियर? अभी सोचो, चार्ज इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक, फोर्स इज जीरो। एंगल विल बी 0। तो इसका मतलब क्या जीरो होने वाला है? थीटा जीरो आएगा थीटा ना? इज थीटा जीरो। जीरो आएगा, तब भी फोर्स जीरो। जीरो। मतलब इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज रेस्ट पे है, ये जो क्यू है ये कैसा है? रेस्ट पे है। आंसर क्या आने वाला है? जीरो। जीरो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ये बी है हमारा। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं है और जो चार्ज है हमारा क्यू, वो कहाँ मूव कर रहा है? बी की मैग्नेटिक डायरेक्शन। फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो। समझ आया? अच्छा, हाँ। अब आप लोग बताओ, अगर वो अपोजिट मूव कर रहा है, जो हमारा क्यू चार्ज है वो अपोजिट मूव कर रहा है, तब क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। तो हाँ। बताए वैल्यू कितनी आएगी फिर फोर्स की? नेगेटिव। किसी को पता है साइन 180 डिग्री की वैल्यू? -1। 1। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। चार्ज इज मूविंग जस्ट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? और फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे
साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। नई चीज याद रखेंगे ये, हाँ सर। सबको याद रहेगा। साइन 180 भी क्या होता है? 0। अच्छा एक चीज बताऊं काम की बात, किसी को साइन 120 पता है? सर साइन 960 के होता है क्या? वो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। आप एंगल चाहे इस तरफ से मेजर करो या फिर इस तरफ से मेजर करो, साइन के लिए सेम रहता है। तो 120 मतलब कितना होना चाहिए साइन का? इधर से 60। कितना होगा? 60। इसका मतलब मैं साइन 120 की वैल्यू पूछूंगा तो वो किसके जैसे दिखेगी? साइन 60 मतलब √3/2। नई चीज पता चली। अब बताओ साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 0 होता है तो वो साइन हाँ 180 हाँ जैसा भी तो होगा ना। 0। हाँ हाँ। साइन 180 भी तो 0 ही होगा। फॉर और फिर कॉस सप्लीमेंट्री के लिए एंगल्स। भी ऐसे ही होता है। कॉस के लिए भी ऐसा होता है, सिर्फ माइनस आ जाता है बाहर आगे। कॉस और टेन के लिए भी ऐसा होता है, सिर्फ माइनस आता है बाहर। तो ये चीजें आप मैथ में सीखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ इन चीजों पे। डन। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के लिए मतलब वैलिड है ना? हाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपको चूज करना पड़ेगा। सपोज एक मैंने कह दिया 75 175 तो दूसरा हो जाएगा 5 डिग्री। सर सप्लीमेंट्री पेयर्स ना? ओह सॉरी, हाँ सप्लीमेंट्री पेयर्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके तो यार ये समझ में आया चार्ज वाला, किसी को डाउट चार्ज में? नो फॉर्मूला सर। याद रहेगा यार चार्ज का? हाँ सर। सिंपल फॉर्मूला, ऐसा कुछ टफ नहीं है। एक चीज टफ है यार, थोड़ा टफ भी नहीं कहेंगे, अगर आपने अच्छे से समझा तो काम बन जाएगा हमारा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेक करना। देखें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बेटा दो मेथड है। एक तो जुगाड़ वाला मेथड है जो मैं यूज करता हूँ, और दूसरा आपका जो बुकिश मेथड है। तो पहले हम जुगाड़ वाला देख लेते हैं, कितनी जल्दी आपको समझ में आएगा। उस मेथड को बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। अच्छा याद रखना, एग्जाम में फाइंड मतलब जब भी फोर्स फाइंड करना हो तो यही वाला यूज करना, ठीक है? राइट हैंड पाम रूल। अब देखो राइट हैंड पाम रूल क्या है। पाम मतलब समझते हैं जो फ्रंट फेस होता है हैंड का, आपका रिस्ट के का बैक वाला नहीं, पाम। तो अगर मैं यहाँ पर एक हैंड ड्रॉ करूँ, ज़्यादा अच्छा तो नहीं ड्रॉ होगा बट लेट्स से ये ओके। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो तीन चीज़ें हैं। पहले राइट हैंड रूल में नंबर 1 थंब। नंबर 1 क्या है? थंब। थंब की डायरेक्शन में किसे रखना है आपको? थंब की तरफ किसे रखा करते हैं हम? करंट। करंट को। करंट। करंट को रखना है यार। अच्छा अभी बताओ करंट है कि चार्ज है? चार्ज है चार्ज है। ना। चार्ज मतलब अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज। अरे अपोजिट नहीं, पॉजिटिव चार्ज। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अच्छा और अगर वो नेगेटिव है तो करंट क्या होती है? अपोजिट होती है ना, अपोजिट इलेक्ट्रो। अपोजिट टू नेगेटिव। तो करंट मतलब अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। ये सबको समझ आया कि करंट कैसे डील करते हैं? ओके नंबर 1 हो गया थंब करंट। अब फिंगर्स किसकी तरफ रखना है? टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। किसके तरफ? टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब ये जो पाम है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये फ्रंट है, ये फ्रंट है अगर, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आउट आ रहा होगा। अगर मैंने अपनी पाम राइट हैंड की पाम रखी है यहाँ पर,
समझ रहे हो सब लोग? तो मेरा थंब किस तरफ होगा? राइट साइड होगा। अरे भाई ये देख रहे हो राइट हैंड हाँ सर। थंब राइट साइड होगा। सो हाँ इसका आउटर है sir। अगर मैं परपेंडिकुलर टू पाम बोलूं तो वो इनसाइड होगा या आउटसाइड द प्लेन होगा? Side। आउटवर्ड होगा ना। हाँ सर लेकिन वो थंब के नीचे वाले साइड पे डाउन जाएगा फिर। भैया उसको पाम नहीं बोलेंगे, फ्रंट फेस को पाम बोलना है, ठीक है? हाँ ओके सर। बैक फेस को नहीं बोलते। तो पाम मतलब फ्रंट फेस। तो परपेंडिकुलर टू पाम कहाँ आएगा? आउटवर्ड द प्लेन आएगा ना। तो हम उसी को डील कर रहे हैं। तो बेसिकली परपेंडिकुलर टू पाम परपेंडिकुलर टू पाम ये क्या है? हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आप समझना, कुछ एग्जांपल दूंगा तभी आप समझोगे। क्लियर? तो एग्जांपल के थ्रू देखिएगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं और आपका आंसर चाहिए मुझे प्रॉपरली। देखें, सपोज एक चार्ज है पॉजिटिव वाला, वो इधर जा रहा है। इस केस में इधर आ रहा है, इस केस में इधर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, v स्पीड से जा रहा है। सबको समझ आया? अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड देखें। इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अपवर्ड। इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, या लेट्स से यही। और इसके लिए तो आपको दिख ही रही है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो अब जल्दी से पहले देखो, राइट हैंड पाम रूल समझ आया क्या? थंब किसकी तरफ? करंट की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की मोशन की तरफ। फिंगर्स किसकी तरफ? मैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो परपेंडिकुलर टू जो पाम होगा इसका, जैसे इस केस में देखे परपेंडिकुलर पाम क्या होगा? आउटवर्ड, वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये तो सबको पाम रूल समझ आया यार? ये रूल समझ आया भाई? हाँ सर। हाँ एग्जाम्पल देखिए। मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसकी तरफ फिंगर्स रखने पड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा ना क्वेश्चन में। अच्छा यानी आपने दिया है यहाँ हाँ दिया है। ये चार्ज की खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। चले, तो अब राइट हैंड पाम रूल जल्दी से यूज करें। थंब किस तरफ? थंब किस तरफ? सर वी की पॉजिटिव तरफ। की चार्ज। तरफ पहले इसमें बाहर आए फिंगर्स दिखेंगी Z। ऐसे, थंब दिखेगा ऐसे। क्लियर? यस सर। सबको समझ आया? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू पाम कहाँ रहेगा? आउट रहेगा ना। हाँ सर Z। तो ये हो जाएगा Z हमारा क्या? फोर्स। सो फोर्स किस तरफ लगेगा? जेड डायरेक्शन में। तो फोर्स किस तरफ लगेगा? जेड एक्सिस। किसी को कोई सर और डाउट फिर समझने Y में? में, हाँ क्या? सेकेंड Y में। रुके यार, तो अभी ये समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। किसी को इसमें डाउट हो तो बता दो यार। चले अब सेकंड केस देखते हैं। हमें पता है कि हमें राइट हैंड यूज करना है, हमें राइट हैंड यूज करना है। तो अब हम अपने राइट हैंड का थंब इस तरफ लाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर थंब इस तरफ लेके आएंगे तो आपका जो ये है फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहेंगी। तो आप देखो, अगर थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखना है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ रखना है, तो परपेंडिकुलर टू पाम किस तरफ पॉइंट करेगा? Y।
फिर जो आपने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वो ये ऐसा, क्लियर। सो ये हमारा बी है, ये हमारा अपना करंट है V, और उसका परपेंडिकुलर होगा फोर्स। तो मैं फिर इसी फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। फोर्स कहाँ होगा? इस तरफ। समझ आया सबको? इस पे फोर्स कहाँ होगा? Z एक्सिस की तरफ। चलो इस फिगर में बताएं। -z। और माइनस से माइनस Z एक्सिस की तरफ, मतलब फोर्स कहाँ होगा? इनटू द प्लेन। जो F है वो कहाँ होगा? इनटू द प्लेन। सो यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स विल बी इनटू द प्लेन। सबको समझ आया यार? तो थर्ड फिगर में मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जाएगी या नीचे जाएगी? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो राइट साइड है, थंब ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस में। तो पर इसका मतलब आपका पाम इस पे रख गया ना, इसका मतलब आपका पाम ऐसे रख गया इस पे। क्लियर? आपका पाम ऐसे रख दिया आपने इस प्लेन पे, मतलब परपेंडिकुलर कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा ना, इनटू द प्लेन चला जाएगा। क्लियर? इनटू द प्लेन। इस क्वेश्चन में बताओ। सर वो V के परपेंडिकुलर होगा 90 हाँ, डिग्री। यस। तो ये याद रखना है कि तीनों चीजें हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, V, B और F। मतलब V के तो परपेंडिकुलर ही आएगा हमेशा F। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक परपेंडिकुलर। करना है कि अगर V थंब आगे की तरफ है, थंब इज लाइक दिस, और जो फिंगर्स हैं वो इनटू द प्लेन है, ऐसा कुछ। तो अगर आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, थंब आपको ऐसे रखना है, फिंगर्स इनटू द प्लेन रखना है। राइट हैंड में देखे, थंब इस तरफ, फिंगर्स इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द पाम कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसका मतलब इस पे फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। ये चीज आपको समझनी है। और एक चीज हमेशा याद भी रखनी है, एक लाइन बिल्कुल ऐसे याद रख लो, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V। ठीक है? स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है। सर या सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा ना लास्ट एग्जांपल में? मतलब यानी हम पाम को उल्टा कर देंगे क्योंकि वो तो अंदर जा रहा है, तभी हमारा पाम की डायरेक्शन जो होगी वो अभी अपवर्ड के होगा साथ ना। मैच होगी। हाँ, तो फिर वो क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर होगा। नहीं, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर क्यों होगा? आप ऐसे देखो ना, ये सिनेरियो देखो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप अपना राइट हैंड लो, थंब को इस तरफ करो, फिंगर्स को इनटू द प्लेन रखो। अब बताओ, परपेंडिकुलर टू द पाम ऐसे नहीं दिखेगा? सर 1 मिनट में वीडियो ऑन करके आपको चलेगा। आप एक बार जस्ट पहले बाकी लोग भी बताओ, मे बी आपके साथ बाकी लोग का भी डाउट आएगा। एक सेकंड आप होल्ड करो यार। बाकी लोग पहले ये बताओ, आपको ये समझ आ रहा है कि राइट हैंड में अगर आपने थंब इस तरफ किया, देख, ठीक है, फिंगर्स आपको इनटू द प्लेन मतलब नीचे की तरफ दिखानी है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर किस तरफ दिखेगा पाम का? यही तो दिखेगा पूरा ना। प्लेन ही दिखेगा। बिल्कुल। बाकी लोग को समझ आया यार? हाँ सर। हाँ सर। मतलब ओके, सर बताएं। वो पाम से ओरिजिनेट होकर परपेंडिकुलर होगा। ओरिजिनेट होके परपेंडिकुलर होता है ना, पाम से हमेशा ओरिजिनेट होके परपेंडिकुलर। ये आपका पाम है बेसिकली, ये पाम है आपका, और ये आपका थंब है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, फिंगर्स इनटू द प्लेन है। ठीक है? चले, हाँ, बताएं हर्ष, ऑन करें वीडियो, बताएं क्या नहीं समझ आया।
हर्ष वॉइस 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 ऑन करना है। हर्ष कैम हाँ ऑडियो। सर। हाँ सर तो फिर ये थंब दिखा रहा है डायरेक्शन और पाम से नीचे जा रहे हैं ना, यानी इनटू द प्लेन जा रहे हैं अभी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स इनटू द प्लेन रखनी है, फिंगर्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, समझा? फिंगर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड रखनी है ये, ठीक है? बाकी लोग समझ आया यार? डायरेक्शन देखना। हाँ सर समझ। ओके ये तो था कि मतलब मैं जैसे टेक्निक यूज करता हूँ, मैं राइट हैंड पाम रूल से ही कंसिडर करता हूँ, और आगे के चैप्टर में, इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हम सीखेंगे जो राइट हैंड पाम रूल से ही काम हो जाएगा। बट ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ऑफिशियली हम यूज करते हैं, ऑफिशियली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड ठीक है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये एक हेलो सर। ऑफिशियल पार्ट है अगर आपको डायरेक्शन और बाकी चीज़ें फाइंड करना है, ठीक है? तो फ्लेमिंग्स रूल देख लेते हैं एक सेकेंड थोड़ा सा। या सो फ्लेमिंग्स रूल लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इसे आप चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगे, बट हमें तो पाम रूल बेटर लगता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बट कई बार पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा आंसर करते हुए आना चाहिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1 फर्स्ट फिंगर और फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। दिख रहा है फिगर में? हाँ सर। ओके अच्छा, मोशन ऑफ चार्ज किस तरफ होनी चाहिए? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिडल फिंगर। वो मिडल फिंगर की तरफ होनी चाहिए। सर या सर ये तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए क्या? हाँ, या तीनों कम? परपेंडिकुलर रखने हैं। सो एज यू कैन सी इन द फिगर, तीनों जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके लास्ट थंब किस तरफ होगा? फोर्स। फोर्स की तरफ। अब बताओ मैं क्यों फ्लेमिंग्स रूल यूज नहीं करता हूँ? पता है रीजन क्या? आप कंफ्यूज मत हो, मैं पूरे चैप्टर में थंब को हमेशा करंट की तरफ रखता हूँ। अब पिछले रूल्स में आपने थंब पढ़ा है करंट की तरफ, अभी फ्लेमिंग्स रूल में बदल जाता है, तो कंफ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्या यूज करता हूँ? राइट हैंड। थंब हमेशा किस तरफ? करंट की तरफ। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। देखिए ऑल थ्री फिंगर्स आर परपेंडिकुलर, दिस वन, दिस फिंगर परपेंडिकुलर, एंड कीप द थंब आल्सो परपेंडिकुलर। अब सोचो इससे कितना टफ हो जाता है चीजों को कंसिडर करना। सपोज ये वाला एग्जांपल देखो जिसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन था, क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड यूज करना, राइट मत यूज करना। थंब किस तरफ? थंब तो फोर्स चाहिए हमें। वी किस तरफ है? इस तरफ। सो आपको मिडिल फिंगर को इस तरफ करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन वो ये आपको फर्स्ट फिंगर करना है, फोर फिंगर इनटू द प्लेन करना है फोर फिंगर को, देन यू विल सी दैट थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। Clear? So that will be our force if you use left hand, Fleming's left hand rule. Okay? But अगर मैं इनको अप कर देता, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता? अप कर देता, तो फ्लेमिंग्स रूल थोड़ा सा लेफ्ट हैंड एडजस्ट करना टफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं फ्लेमिंग्स रूल यूज नहीं करता। लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन फ्लेमिंग्स रूल वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड केप्ट।
याद रहेगा फ्लेमिंग्स रूल में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहती है? यस फोर फिंगर, मिडिल फिंगर में कंडक्टर की स्पीड, चार्ज की स्पीड, और थंब में फोर्स। क्लियर है? यस यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए तो यार आज का लेक्चर फिर यहीं पे रखते हैं। इसमें कुछ भी डाउट अगर आता है आप लोग को तो कल आप लोग पूछ सकते हो या कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक्चर ही रिवाइज करना है, सारा कुछ, सारे क्वेश्चंस लेक्चर से ही रहेंगे। लेक्चर रिवाइज करना है आपको अच्छे से। ओके ओके एवरीवन। सर इस लेक्चर में जो पढ़ा है वो सारा आने वाला है ना? हाँ सारा आने वाला है, टिल दिस पॉइंट आने वाला है आपको। ओके ओके सर। या ओके देन, गुड बाय एवरीवन। सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से अब तक सब आएगा ना? हाँ पूरा लेक्चर नंबर 3 लेक्चर्स, these 3 16 17 18 हाँ सर। these 3 is going to be covered. ओके यस ज्यादा नहीं है, रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। ओके हाँ सर। या ओके, बाय बाय एवरीवन देन। बाय बाय सर। थैंक यू सर।